ठीक है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखा, इसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स फिर से किए थे, और ये न्यूमेरिकल के बाद आपका यहाँ आई थिंक हम लोग आके रुक गए। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। एक मिनट, कोई और आया है क्या? पीपीटी नहीं दिख रहा? एक मिनट, अभी दिखेगा। अभी दिख रहा? ठीक। तो लास्ट टाइम हमने देखा था परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड, मतलब इसमें ये बताया गया था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दो तरह की मशीन होते हैं। एक होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, और एक होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड। तो परपेचुअल मोशन मशीन जो है ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जो मतलब बिना किसी हीट सोर्स गेन किए कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट देता है। बात समझ में आई? मतलब जैसे एग्जांपल होगा, एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी बिना कुछ खाए पिए कंटिन्यूअसली वर्क करेगा, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं। तो यही स्टेटमेंट परपेचुअल मोशन मशीन, मतलब पी एम एम ऑफ फर्स्ट काइंड स्टेटमेंट देता है कि ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो बिना किसी हीट इनपुट के कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट या सप्लाई करे। ठीक है। दूसरा था परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। इसका स्टेटमेंट ये है कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो जितना हीट इनपुट मिलेगा उतना ही का उतना वो आउटपुट में सप्लाई कर सके। मतलब अब एग्जांपल लो, अपन जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। अगर वर्क डन भी 100 है और हीट सप्लाई भी 100 है तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब इफिशिएंसी 100%, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है नॉन फ्लो प्रोसेस एंड फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस अंडरगोज बाय अ क्लोज सिस्टम ऑफ फिक्स मास। मतलब इसमें जो सिस्टम होगा वो फिक्स होगा और इसमें से मास फ्लो अलाउ नहीं होगी। आपने जो वो क्लोज सिस्टम पढ़ा था, सेम वही है कि मास फ्लो नहीं होना चाहिए, केवल हीट फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अलाउ। तो फ्लो प्रोसेस क्या होगा? तो फ्लो प्रोसेस में मास का इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो परमिसिबल है। क्लियर? चलिए, इसी के बाद आता है, मतलब आपके इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लो प्रोसेस एंड कंट्रोल वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल है। ये केवल पढ़ने के लिए है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि जब भी आप कोई भी एक सिस्टम देखेंगे, एग्जांपल नीचे देखो लिखा हुआ है टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, कंडेंसर, बॉयलर, स्टीम इंजन, आईसी इंजन। तो ये सारे इंजन्स या जितने भी मतलब डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल आउटपुट देते हैं, तो ये मैकेनिकल आउटपुट में क्या होता है, तो अल्टीमेटली कुछ न कुछ इनपुट में जाता है, वो उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको रिलीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लो आईसी इंजन का, तो आपको पता है कि इनलेट वॉल है, इनलेट वॉल से कुछ फिक्स क्वांटिटी में चार्ज सिलेंडर के अंदर आया, सिलेंडर में वो प्रोसेस्ड हुआ और उसके बाद बर्न गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट वॉल से बाहर। तो ये जो प्रोसेस था ये फ्लो प्रोसेस था, क्योंकि इनलेट से अंदर आया, प्रोसेस हुआ और आउटलेट से बाहर निकला। और ये जो मतलब वो जो सिलेंडर है वो एक फिक्स सिलेंडर है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में ही प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेसिंग कितना हो और इसकी वजह से सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि हीट एंड वर्क, ये लिखा हुआ है कि हीट एंड वर्क, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी आप किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करोगे
तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट आउट करके रखना होगा कि कितना हीट हमने यूज़ किया, कितना वर्क आउटपुट मिला, उसका इंटरनल एनर्जी कितना है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स में क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए आपको फ्लो प्रोसेस और कंट्रोल वॉल्यूम को हमेशा दिमाग में रखना है। क्लियर? चलिए, ये उसका एक एग्जांपल दिखाया है। मेरे ख्याल से आपको टरबाइन पता है, टरबाइन क्या काम करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने जैसे ही स्टीम दिया तो स्टीम की वजह से क्या होगा, ये ब्लेड्स जो हैं ये घूमना चालू कर देंगे, और ये घूमने की वजह से यहाँ पे हमें मैकेनिकल आउटपुट मिले। अब मैकेनिकल आउटपुट मतलब क्या हुआ, तो बोल बोलो। हाँ, ये एक्चुअली गूगल क्रोम का सबसे डिसएडवांटेज है कि जब मैं पॉइंटर यूज़ करूँगा तो वो बंद चालू। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ये गूगल मीट का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टरबाइन को मूव किया। टरबाइन जब मूव हुआ तो ये हमारा अल्टरनेटर से कनेक्ट हुआ, और अल्टरनेटर जनरेटर से कनेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आपने जो फिजिक्स पढ़ी, सॉरी, फिजिक्स में पढ़ा था कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये दोनों के बीच में जब आर्मेचर घूमता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। याद है? ये इसी चीज़ का पार्ट है। ओके, चलिए, उसके बाद आता है स्टडी एंड अनस्टडी फील्ड। तो मेरे ख्याल से आप ये प्रोसेस में देखो कि हम जब 9 बजे ऑब्जर्व किए तो इनलेट पे टेम्परेचर जो था वो 300 डिग्री था। उसके कुछ देर बाद वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज करके 250 आया, और जो लास्ट में आउटपुट आया वो 150 डिग्री सेल्सियस था। अब यही ऑब्जर्वेशन मैंने 11 बजे किया, फिर 2 बजे किया और शाम को 5 बजे किया। तो ऑब्जर्व किया कि इनलेट टेम्परेचर 300 डिग्री है, और मिडिल टेम्परेचर 250 डिग्री है, और फाइनल टेम्परेचर 150 है। विथ मास फ्लो रेट या वेलोसिटी जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड कहीं रहेगा। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके जो क्या जो कांस्टेंट, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस। याद रहेगा क्या, कि इट इज़ अ फ्लो प्रोसेस इन विच फ्लूइड पैरामीटर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस। ठीक, मतलब आपको जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी फ्लो क्या कहना है, तो आपको बोलना है कि नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई अगर चेंजेस नहीं है, then we are says that it is a steady process। तो अनस्टडी क्या होगा, तो आपने 9 बजे कुछ देखा, 11 बजे कुछ और टेम्परेचर आया, उसके बाद 2 बजे कुछ और आया, और शाम के 5 बजे तक सब कुछ अलग अलग हुआ। तो ये जब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स किसी भी फ्लूइड का या मटेरियल का अगर चेंज हो रहा है, देन वी आर सेइंग दैट कि इट इज़ अ अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, तो इस पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। क्या क्या पॉइंट है वो, पहला लिखा हुआ है कि मास फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद इन द सिस्टम। ये किसके लिए है, स्टडी फ्लो के लिए, कि आपका एन की वैल्यू थ्रू आउट द सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द स्टेज ऑफ फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट इन कंट्रोल वॉल्यूम इज सेम एंड डू नॉट वेरी विथ टाइम। ठीक है, मतलब हमेशा सेम होना चाहिए और टाइम से वो वेरी नहीं होना चाहिए। The state of energy of the fluid at entrance and exit of the control volume does not vary with time। ठीक है, state of energy मतलब वो temperature की बात कर रहा है। Heat and work transfer rate across the control surface does not vary with time, and chemical composition of the fluid within the control volume is also fixed। पहला क्या बोला, मास फ्लो रेट। दूसरा क्या बोला, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब द स्टेट ऑफ फ्लूइड, हमने बोला था ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, किसी भी एक पॉइंट पे और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए।
का था हीट एंड वर्क का कोई मतलब वैरी नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लास्ट में केमिकल कंपोजिशन। चलिए, ये भाई अब सब ध्यान से सुनो, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 3 या 4 नंबर में और मैक्सिमम 7 नंबर में ये पूछता है। कैसे पूछता है? तो वो सबसे पहले बोलेगा कि एक्सप्लेन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एंड उसका एक एप्लीकेशन देता है, और उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने को देता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर m मास है, q हीट है, w वर्क डन है, c1 c2 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, p1 p2 प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है, u1 u2 इंटरनल एनर्जी, v1 v2 स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड h1 h2 इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एट द एंट्री मतलब एंट्रेंस एंड एग्जिट पे होगा। तो अब ये देखो, तो का मतलब यहाँ बता रहा है। स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम, और ये पार्ट जो है मतलब नंबर 1 देखो, नंबर 1 जो है वो इनलेट पार्ट है, और नंबर 2 जो है वो आउटलेट पार्ट है। इनलेट पार्ट पे जब हमने फ्लूइड डाला तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, वेलोसिटी C1 है, इंथैल्पी H1 है। ठीक है, अब इसके जब मैंने यहाँ से एंटर किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो इनकी वैल्यूज हुई वो ये हुई। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट दिया जाता है कि देखो ये लिखा हुआ है, द एनर्जी बैलेंस रिक्वायर्ड इन ओपन सिस्टम फॉर फ्लो प्रोसेस में बी रिटर्न एज। कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी एंटरिंग टू द सीवी plus energy entered to the CV is equal to energy leaving the CV plus work transfer from the CV plus energy stored within the CV। CV मतलब यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम को बता रहा है। मतलब मैंने जो एनर्जी यूज़ किया, मैंने जो हीट लिया, ये दोनों जब मैंने किसी सिस्टम में डाला और जो आउटपुट आया, तो एनर्जी उसका प्लस जितना वर्क डन हुआ प्लस उसका जितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? चलिए, फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विद इन कंट्रोल वॉल्यूम इज जीरो। मतलब क्या हुआ? अब देखो, इस चीज को जब आपको क्या करना है, पहले ये वाला पार्ट लिख लिया, फर्स्ट वाला पार्ट लिखा, तो अब यहाँ पे सेकेंड वॉल्यूम में आना कि एनर्जी एंटरिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एनर्जी एंटरिंग टू द कंट्रोल सॉरी हीट एंटरिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? तो इंटरनल एनर्जी एट सेक्शन 1 प्लस फ्लो वर्क एट सेक्शन 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 1 प्लस हीट एंटरिंग टू द CV is equal to, अब internal energy at section 2 is equal plus flow works at section 2 plus kinetic energy at section 2 plus potential energy at section 2 plus work transfer at section 2। अल्टीमेटली क्या हुआ? तो अगर मैंने मास फ्लो रेट को दोनों तरफ अलग रखा m1 और m2, तो क्या हुआ? u1 प्लस p1 v1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस z1g प्लस q इज इक्वल टू m2 u2 प्लस p2 v2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस 1। ठीक है, याद रहेगा? इसको याद करना है आपको। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि मास फ्लो रेट दोनों में सेम होगा, तो अगर मास फ्लो रेट सेम करके मैंने m रख लिया, तो अब ये हो जाएगा u1 प्लस p1 v1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इज इक्वल प्लस q इज इक्वल टू m u2 प्लस p2 v2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस 1। और अब देखो ये वाला पार्ट याद रखना कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वो फ्लो एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हुआ, m h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू m इंटू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस 1। ठीक है, और इससे ही बोला जाता है
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक, तो अब आपको थोड़ा सा वापस याद दिला दूं, आपको क्या करना है, ये बेसिक लिख लेना है, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के बाद पहला वाला जो ये पॉइंट है आप इसको लिखिए, देन सेकेंड पॉइंट इसका नोटेशन वाला ये लिखेंगे, देन थर्ड वन यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी थर्ड वन ये है, देन फोर्थ ये है, और फाइव यहाँ पे आके कंक्लूड करेंगे। क्लियर? चलिए, अब आता है इसका एप्लीकेशन। मैंने आपको क्या बोला, अगर 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो आपको वो वाला पार्ट लिख देना है जो अभी मैंने बोला। सेकंड क्या बोला, तो सेकंड और थर्ड जो है वो कंबाइंड पार्ट रहता है, जहाँ पे वो एक एप्लीकेशन दे देगा और इसी एप्लीकेशन के बेस्ड पे आपको एक न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, चलिए जैसे पहला दिखा रहा है, तो पहला स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो है नोजल। तो नोजल क्या होता है भाई, तो नोजल को यहाँ पे फिगर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस नोजल का जो नंबर 1 पार्ट होता है इसका एरिया अगर मैंने A1 लिखा और जो आउटलेट पार्ट होता है उसका एरिया 2 लिखा, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एरिया 1 जो है वो एरिया 2 से बड़ा है। ठीक, तो it is a device that increase the velocity of a fluid at the expense of its pressure drop। याद रखिए, नोजल में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसके बेसिस पे मैं अगर एनर्जी फ्लो इक्वेशन की बात करूँ तो हमें क्या करना है, तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख लिया। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एनर्जी फ्लो इक्वेशन लिखना है, तो वो m इंटू एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस वन। अब देखो, इस पूरे सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर कोई वर्क डन नहीं होगा तो मैंने वर्क डन को 0 लिखा, कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए ये क्यू वर्ड भी 0 हो गया, मतलब ये वर्क डन और ये क्यू ये दोनों गायब हो गए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो सेंटर से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो Z1 इज इक्वल टू Z2 आ गया, मतलब इसकी हाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि ये Z1 और ये Z2 भी एक दूसरे से कैंसिल आ गए, तो बचा क्या, तो बचा ये कि m इंटू एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू। अब मैं यहाँ से दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर दूंगा, तो इससे मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है कि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी नोजल में, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी, तो वो क्या होगी। अब देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एच वन माइनस एच टू प्लस सी वन स्क्वायर। अब मतलब ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर सी वन की वैल्यू 0 हो जाए, देखो वेलोसिटी ऑफ इनलेट वेलोसिटी 0 हो जाए, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो होगी, एग्जिट वेलोसिटी जो होगी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन एच वन एंड एच टू। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक नया फार्मूला लिखा, फार्मूला क्या लिखा, फार्मूला है H इज इक्वल टू सी पी इंटू टी, ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर मैंने सी पी इंटू टी लिखा तो ये आ गया सी पी, दोनों में से कॉमन आ गया, एच वन माइनस एच टू, और एंड एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन रेज़ टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये कहाँ आपने पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ ऐसा फिगर पढ़ा था। ठीक है, मतलब ये और ये जो पार्ट आते हैं इसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारे पास पी वी रेज़ टू पावर पी वी रेज़ टू पावर गामा होता है जो कांस्टेंट आता है। तो इसके बेसिस में मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया, टी टू माइनस टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी वन रेज़ टू पावर गामा माइनस वन बाई गामा। और मैं ये सारी वैल्यूज को जब यहाँ पुट करूँगा तो पहला मेरा जो आया वो इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी आया, और सेकंड जो आया वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ठीक है, जनरली इसी बेस पे आपको इक्वेशन पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो
मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में आया तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे अब देखिए मैं क्या बोला, उसके बेसिस पे आपका एक न्यूमेरिकल आया। तो हमने क्या किया, वो नोजल वाला पार्ट लिखा। अब वो उसने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है कि स्टीम एंटर्ड अ नोजल एट अ प्रेशर ऑफ 7 bar and 200 degrees Celsius and leave at the pressure of 2 bar. The initial velocity of steam at the entrance of 50 meter per second and the exit velocity from nozzle is 750 meter per second. The mass flow rate through the nozzle is 1500 kg per hour. The heat loss from the nozzle is 12,000 kilojoule per hour. Determine the final enthalpy of steam and the nozzle area if the specific volume is 1.25 meter cube per kg. Take initial enthalpy is 2850 kilojoule per kg. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो ये सारी वैल्यूज का गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा में T1 की वैल्यू 7 बार, T1 की वैल्यू 200। अब याद रखिएगा यहाँ पे आपको कैल्विन में यूज करना है। अब कैल्विन में क्यों यूज करना है वो थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद T2 की वैल्यू है 2 बार, C1 की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, C2 की वैल्यू है 750 मीटर पर सेकेंड, मास की वैल्यू है 1500 kg पर आवर। तो याद रखिएगा आपको इसको बेसिक यूनिट में लेके जाना। इससे आपने क्या किया, 1500। मेरे ख्याल से आपको पता है कि अगर अगर kg पर आवर में दिया हुआ है तो kg पर सेकेंड में निकालने के लिए आपको उसको 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। वही है, चलिए तो उसने इसको डिवाइड किया होगा और ये आ गया। इसी के बाद Q की वैल्यू आई। अब देखो Q के लिए क्या बोल रहा है, द हीट लॉस फ्रॉम द नोजल। तो हमने क्या बोला, नोजल हमारा सिस्टम है और सिस्टम में अगर हीट आएगा तो पॉजिटिव और जाएगा तो निगेटिव। जा रहा है, हीट लॉस हो रहा है, इसलिए हमें -12,000 किलो जूल पर आवर, और माइनस किलो मतलब ये किलो पर आवर को हमने किलो जूल पर सेकेंड में चेंज। देन वॉल्यूम जो है V2 इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब पर केजी और इंथैल्पी H इक्वल टू 2850 किलो जूल पर। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर। जनरली जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में अगर निगेटिव मतलब माइनस करना है, मतलब T1 माइनस T2 लिखा हुआ है ना, तब फिर आपको उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब माइनस करना है। लेकिन अगर माइनस का पार्ट नहीं है और आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो इन सारी जगहों पे आपको जो वैल्यूज लेनी है वो स्टैंडर्ड लेनी है, मतलब कैल्विन में ही आएगी। ठीक है, क्या बोला, जब माइनस करना होगा तो आप डिग्री सेल्सियस में लेके कर लीजिए, लेकिन जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो वहाँ पे माइनस सॉरी डिग्री सेल्सियस की जगह कैल्विन वैल्यूज। चलिए अल्टीमेटली आपको आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना है। एनर्जी इक्वेशन लिखने के बाद आप सारी वैल्यूज रखेंगे और यहाँ से H2 की वैल्यू फाइंड आउट। अब एक चीज़ ये यहाँ पे याद कर लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी लाइफ याद रहना। क्या कि मास फ्लो रेट m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू इट्स वेलोसिटी होता है। याद रखिएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इन्होंने बाद में चेंज क्या किया, तो ये किया A2 मतलब एग्जिट पे लेके गए हैं, तो A2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एरिया और C जो है वो है वेलोसिटी। इसी तरीके से कुछ टाइम में आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से भी यूज करना होगा। तो A1/C1 A1 इंटू C1/V1। ठीक, इसके बेसिस पे मतलब उसके पास आपने पहले आपके पास शायद मास फ्लो रेट पहले से दिया हुआ है, तो आपको एरिया निकालना है तो आप एरिया इससे निकाल। क्लियर, चलिए फिर दूसरा न्यूमेरिकल सेम रूल्स फॉलो करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है जो आपको बताना जरूरी है।
क्वेश्चन है, a steam at 6.85 bar and 205 degree Celsius enter in an insulated motor. तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जब आपने न्यूमेरिकल्स किए थे तो आपको ये पता था कि जब भी प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ रहता है तो ये सुपर हीटेड की वैल्यू के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एच सुपर याद होगा। कोई बताएगा एच सुपर क्या होता है? भाई कोई बताएगा एच सुपर क्या होता है? हाँ भाई। हाँ नहीं, टी एच सुपर एक्चुअली नहीं दिख रहा है, वो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, अब आपको बताना है वहाँ पे। हाँ, एच सुपर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है? हेलो। हेलो। ये मेरे बोलो। अच्छा, एच जी, और ये एच जी क्या है? इंथैल्पी। नहीं, गलत है। उसको एच जी बोलते हैं, और एच जी किसका होता है? गैसियस स्टेज पे। ओके, और ये गैसियस स्टेज मतलब क्या होता है गैसियस स्टेट का? अरे यार, वेरी गुड। आपको इन टर्म्स ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन बताना है मुझको कि ड्राइनेस फ्रैक्शन के टर्म्स में गैस का मतलब क्या हुआ। जल्दी बोलो, ड्राइनेस फ्रैक्शन के टर्म्स में गैस का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। किस जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा वो मतलब एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी जो है इज इक्वल टू एच जी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? आज थोड़ा सा पुराना देखना। क्या बताया? यहाँ पे देखो, दिख रहा है सभी को? भाई स्क्रीन दिख रही है? हेलो। वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला है आपका एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। तो स्टेटमेंट ये दिया है कि एक्स की वैल्यू अगर 1 हो जाए ना तो ये एच एफ प्लस एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी हो जाता है, इंथैल्पी ऑफ गैस। ठीक है, जी मतलब गैस के लिए है, तो इंथैल्पी ऑफ गैस हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा एच सुपर, जो इसने एच वन लिख के रखा हुआ है, एच वन इज इक्वल टू एच जी प्लस सी पी एस टी सुपर माइनस टी सेचुरेटेड। ठीक। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, बस ये देखो ये लिखा हुआ है सी पी एस इज इक्वल टू 2 किलो जूल पर के जी कैलविन। तो ये एज्यूम किया हुआ है, इसलिए आप भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास स्टीम टेबल है तो वहाँ से भी आप सी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इससे आपने क्या निकाल लिया, एच वन की वैल्यू निकाल ली। अब देखो अल्टीमेटली क्या था, पी वन की वैल्यू थी, टी वन की वैल्यू थी, सी वन की, पी टू की, सी टू की, तो आपको एच टू की वैल्यू निकालनी है। तो एच वन की वैल्यू आपको निकाल ली है, और ये एच वन की वैल्यू जब स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में रखे तो इसके बेसिस पे एच टू की वैल्यू फाइंड। क्लियर? चलिए, आज के लिए आपका बस इतना। आपको क्या क्या करना है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन पहले लिखना है, नोट्स वाला काम प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद उसका एप्लीकेशन आएगा जहाँ पे आपको पहला एप्लीकेशन डिफ्यूज़र लिखना है,
और उसके बाद आपको डिफ्यूज़र में, सॉरी नोज़ल में, आपने जो ये दो न्यूमेरिकल्स किए, तो एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और दूसरे न्यूमेरिकल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कौन सा, कि एच सुपर इज इक्वल टू एच जी प्लस सी टी एस इंटू टी सुपर माइनस टी सेचुरेटेड, ये फॉर्मूला लिख के बस जाइए। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही था। ठीक है, बोलिए। अभी आप किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते, पूछ सकते हैं आप मुझसे। हेलो। हाँ, मैंने क्या बोला, पहला आपको स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया हुआ था और सभी ने उसका आंसर गलत लिखा, पता है आपको? आप अपनी मम्मी या पापा से डायरेक्ट पूछना चाहिए था कि पापा या मम्मी, जब हम जाते हैं दुकान और दुकान में फ्रिज खरीदना होता है तो हम कैसे खरीदते हैं? उसको बोलते हैं कि 5 फीट का दे दो कि 2 TR का दे दो। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को TR तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो एसी में वर्ड यूज होता है। मतलब अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है या लगाना चाहते हो ना, तो एक टेक्नीशियन आएगा, आपका घर का वॉल्यूम देखेगा और बोलेगा कि इसमें 1 TR का आप एसी लगा लीजिए या 1.5 टन का एसी लगा लीजिए। TR मतलब टन है ना, 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का। तो ये टन जो वर्ड है ये आपका एयर कंडीशनिंग में यूज होता है, फ्रिज में नहीं होता। ठीक है, तो फ्रिज में बाय वॉल्यूम हम फ्रिज खरीदते हैं। मतलब जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आपके पास कितने कितने वॉल्यूम का फ्रिज अवेलेबल है, तो वो बताता है 150, 200, 250 एक्सेट्रा। तो जब वो बताए उसके बाद उसके बेसिस पे हम खरीदते हैं। ठीक। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या था क्वेश्चन, कि कितना पावर कंज्यूम कर रही है वो? एक क्वेश्चन बोलो, कितना? 3 किलोवाट। कितना मुझे नहीं मालूम, तुम बोलो अभी फिर। कितना है, 8? चलो, तुम्हारा भाई मेरे को तुम्हारी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं 2 किलोवाट की बात बताता हूँ। जब हम बोलते हैं ना 2 किलोवाट आर, इसका मतलब है कि 2 किलोवाट पर आर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो मैंने अगर आपको बोला कि 12 घंटे में कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी, तो आपको लिखना है 2 इंटू कितने घंटे, 12 घंटे, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 किलोवाट आर। और ये जो किलोवाट आर है, ये 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट होती है। तो 24 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्रिज कंज्यूम कर रहा है। बात समझ में आई? आप सभी ने गलत आंसर्स दिए थे। चलिए। हाँ, बोलो। भाई मैंने सभी का शुरू का आंसर देखा तो मेरे ख्याल से किसी ने वो नहीं लिखा है। मैं फिर भी एक बार चेक करूंगा क्योंकि तुमने लिखा हुआ है तो बाबा बाबा बाबा, तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो मैं, मतलब आप मेरे को आंसर तो आपने भेज के रखा है ना, मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करूंगा। अगर मुझे समझ में आ गया कि आप बोल रहे हो बराबर है तो मैं आपको मार्क्स। ओके, चलिए। आज का मैंने क्या असाइनमेंट बोला आपको, आपको स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लिखना है। उसका जो पहला एप्लीकेशन नोज़ल है, तो आपको क्या करना है, नोज़ल का एक फिगर बना लीजिए, नोज़ल का डेफिनेशन लीजिए, लिख दीजिए। और उसके बाद जो उसका केस था, क्या कि उसमें वर्क डन जीरो होता है, हीट सप्लाई जीरो होता है, Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाता है। तो अल्टीमेटली इससे C1, सॉरी C2 की वैल्यू क्या है, इतना करके पहला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। और दूसरा न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, जिसमें वो सिंपली
मतलब वो H सुपर इज इक्वल टू एच जी प्लस वो वाला फॉर्मूला लिखना है। बस आज का इतना काम। क्लियर? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो अब आपकी अटेंडेंस के बारे में। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। इनरोलमेंट नंबर 1 to 10 कोई है तो बताइए। 2। भाई कोई नहीं बोलना बस। हाँ, 2 के बाद 7, 5। आई थिंक मुझे सुनाई दे रहा है 3। 2, 3, 5, 7। और कोई? चलिए 11 से 15 तक में। मुझे सुनाई नहीं दिया। 12। भाई भाई मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल से आपको पता है कि वेट करना है, तो जबरदस्ती बड़बड़ाओ मत। 11 के बाद अपने आप ही 12 बोलेगा। किस? ठीक। 12 के बाद 15। 15 हो गया। 16, 17, 18, 19, 20। क्या 19। भाई अभी रुक जाओ, 20 तक हो गए सभी। 20, 21, 22। भाई आप यस सर बोलना। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30। 30 कौन है? 31, 32, 33, 33 यस सर, ओके। 34, 32, 33 कौन है? भाई 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43 की 44। क्या बोल रहे हो? 43, 44, 40, 45, 46, 47, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 50, 54, 55। ओके, चलिए ठीक है, मैंने लिख लिया है। हाँ, 1 नहीं किया है। 1 के बाद 33 हो गया, 43 हो गया, 37, 42 भी, 25 हो गया। चलिए फिर आज के लिए क्लास ओवर।